सीरीज़ के पार्ट 34 में मैंने आपको उत्तरा हुदर के केस के विषय में बताया था, जो कि पास्ट बर्थ में शारदा नाम से एक बंगाली लड़की थी। मैंने आपको बताया था कि उत्तरा, जो कि इस बर्थ में मराठी है और बंगाली भाषा से उसको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, ना उसके परिवार में कोई बंगाली भाषा समझता है, लेकिन वो बहुत शुद्ध, जो भाषा आज से 100-125 साल पहले बोली जाती थी, बहुत ही शुद्ध बंगाली भाषा बोलती थी। और सिर्फ बंगाली भाषा नहीं बोलती थी, बंगाली कल्चर में जिस तरीके से बिहेव किया जाता है वैसे बिहेव करती थी। कुर्सी पर भी नहीं बैठती थी, कुर्सी को देखकर बोलती थी कि नहीं, ये तो बड़े लोगों के बैठने के लिए है, जैसे निम्न जाति के व्यक्ति बिहेव करते हैं, पुराने समय में करते थे, उस तरीके से बिहेव करती थी। ये उत्तरा हुदर का केस बाकी जो हमने पुनर्जन्म के केस का जिक्र किए हैं उनसे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बातें विशेष हैं। पहला कि ये जो उत्तरा हुदर है, ये 11-12 वर्ष की लड़की थी। आमतौर पर क्या होता है कि हमें 2-2.5 के आसपास अपना जिन लोगों को पुनर्जन्म, पिछला जन्म याद आता है, उन्हें याद आता है, और जब तक वो 5-6 साल के होते हैं तब तक वो यादें पूरी तरह से धूमिल हो जाती हैं। लेकिन इस केस में वो लड़की 12-13 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे यादें थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि टोटली उसकी पर्सनैलिटी का चेंज हो जाना। जिस समय उसके ऊपर शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था, वो उत्तरा के व्यक्तित्व को पूरी तरह से भूल जाती थी। ऐसा नहीं होता। आपने पुनर्जन्म के केस देखे होंगे तो उसमें बच्चे अपने, जो उनका जन्म होता है, उसको उनकी सब यादें होती हैं उन्हें, जहाँ पे भी वो जन्म लेते हैं। बाद में वो बस जिक्र करते हैं कि आज मेरे माता पिता ये हैं, मैं इस स्थान पे हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में मैं इस स्थान पे था। लेकिन उत्तरा का केस अलग था। उत्तरा का केस देख के तो लोगों को गलतफहमी भी हो जाती थी कि क्या ये किसी भूत घुस गया है, कोई आत्मा घुस गई, क्या ये ऐसा केस है? ऐसी भी गलतफहमी हो जाती थी। इस गलतफहमी की वजह ये थी कि जिस समय पर उत्तरा के ऊपर शारदा का व्यक्तित्व हावी होता था, वो ये भूल ही जाती थी कि वो उत्तरा है। अपने माता पिता को नहीं पहचानती थी, भाषा ही भूल जाती थी, मराठी में नहीं बोलती थी, बंगला में बोलती थी, बड़ी शुद्ध बंगला में बोलती थी। और तीसरे जो महत्वपूर्ण पक्ष है इस केस का, कि उसकी भाषा में परिवर्तन होना। आमतौर पर बच्चा चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो वो हिंदी में ही बताता है कि हाँ, मैं इंग्लैंड के स्थान पे पैदा हुआ था, ऐसे है। लेकिन यहाँ उत्तरा का केस डिफरेंट था, क्योंकि उत्तरा बंगाली में ही बात करने लगती थी और इस बात से ही इनकार करने लगती थी कि वो आज अभी इस बर्थ में मराठन है। अब इसी केस को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तरा के परिवार के विषय में थोड़ा जान लेंगे। इस केस के सभी पात्र बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इस केस में उत्तरा, जो कि जीएम और मनोरमा हुदर की बेटी है, ये परिवार नागपुर में रहता था, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख है। उस वक्त थी 10 लाख, अब तो ज़्यादा होगी। और उस स्थान पर जहाँ उत्तरा का फैमिली रहती थी, वहाँ मुख्य रूप से हिंदी और मराठी भाषाएं बोली जाती थी। हालांकि लगभग 10,000 के आसपास बंगाली आबादी भी थी उस एरिया में, लेकिन फिर भी जो उत्तरा का परिवार है वो कई पीढ़ियों से नागपुर रहता आया है और बंगाली भाषा की बिल्कुल उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उत्तरा के पिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और बाद में वो जमींदार और किसान बन गए थे, जो उनका पुश्तैनी काम था, और वो बहुत अच्छी मराठी बोला करते थे। उनकी पत्नी मनोरमा भी मराठी और हिंदी बहुत अच्छी बोला करती थी, लेकिन बांग्ला किसी को नहीं आती थी। परिवार का कभी कोई सदस्य बंगाल गया भी नहीं था, ना ही कोई बंगाली पड़ोसी था, ना ही कोई बंगाली दोस्त था, और वो फैमिली श्री गणेश की पूजा किया करती थी। ये केस बहुत दिलचस्प है। जब उत्तरा की माता मनोरमा देवी, जब वो गर्भवती थी, तो उन्हें अक्सर रात को एक सपना आया करता था, और जब उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें सपना आता था कि एक कोबरा है जो उनके दाएं पैर के अंगूठे पर बस काटने वाला है, और वो उस सांप को, कोबरा को लात मार रही है। इस तरह का सपना उन्हें अक्सर आता था, और जब जब उन्हें ये सपना आता था, बस यहीं तक आता था और नींद खुल जाती थी। इस तरह का सपना उत्तरा की माँ को आना, ये बात दिखाता है जैसे कि सपनों के माध्यम से जो मनोरमा है, उत्तरा की माता जी, वो उत्तरा के, जो कि शायद उस समय उनके गर्भ में होगी या आने वाली होगी, वो उनके, उसका जो उत्तरा का जो पिछला जीवन काल है शारदा के रूप में, उसके व्यक्तित्व का एक्सपीरियंस करती थी।
ये शायद ये भी हो सकता है कि शायद भविष्य ऐसे ही तय था कि उत्तरा को अपना पूर्व जन्म याद रहेगा। तो इस तरीके से शायद ये प्रकृति कुछ बताना चाह रही थी, तो इसी वजह से शायद मनोरमा को उत्तरा बताना चाह रही थी कि वो ही है जो उनके गर्भ से जन्म लेने वाली है। कुछ ये चीज़ें ना आपस में देखिए, ये सारी बातें कब प्रत्यक्ष हुई, जब मतलब इसके ऊपर जांच हुई तब प्रत्यक्ष हुई, जब वो लगभग 12-13 साल की थी उत्तरा। लेकिन ये चीज़ शुरू कब से हुई? शुरू तब से हुई जब उसकी माताजी मनोरमा गर्भवती थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये केस बहुत अलग है। अब तक के जितने भी आपने पुनर्जन्म के केस पढ़े, सुने, समझे हैं, ये उससे बहुत अलग है। वैसे इस तरीके से जो सपनों के माध्यम से कौन रीबर्थ लेने वाला है आपके घर में, ये जो बताने के जो केस हुए हैं, ये अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसपास में भी शायद कुछ इतना डीप नहीं हुआ होगा, इतना गहरा नहीं हुआ होगा। ये तो बहुत खास केस है ना, ये तो इसको छोड़ दीजिए, इतना गहरा नहीं हुआ होगा। थोड़े बहुत इंडिकेशन अक्सर गर्भवती महिलाओं को मिल जाते हैं स्वप्न के माध्यम से कि कोई उनके कौन है जो उनके गर्भ में आने वाला है। कुछ एक केस की बात कर रही हूँ, और वो भी बहुत हल्के इंडिकेशन होते हैं, इस केस की तरह बहुत स्पष्ट इंडिकेशन नहीं होते। अब यहाँ पर मैं एक केस और था जो इयान स्टीफसन इनके पास आया था, क्योंकि उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बहुत शोध किया था। तो उनके पास एक केस आया था जिसमें हनान मोसे, ये माँ है, और सूजन खानम, ये उनकी पुत्री है, इनका पुनर्जन्म हुआ था। तो ये भी एक ऐसा ही केस था जिसमें माँ को आने वाली बेटी अपने बारे में, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ है, जब वो गर्भ में ही है, वो बता देती है। यहाँ पर अगर आप लोग मेरे रेगुलर लिसनर हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक और केस का जिक्र किया था जिसमें ये ब्रायन विस्के रिसर्च में शामिल था, और अब मुझे बुक का नाम याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती किस बुक में था। तो इन शॉर्ट में वो केस इस तरह का था कि उसमें माता और पिता दोनों को, खासतौर पे पिता को बड़ा स्पष्ट सपना आता था कि उनकी जो अभी पुत्री पैदा भी नहीं हुई थी, अभी गर्भवती थी उनकी पत्नी, उनको बड़ा स्पष्ट सपना आता था कि वो आती थी सपने में और उनको बताती थी कि मेरा फ्यूचर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मैं भविष्य में आपके घर आने वाली हूँ, हम दोनों का, हम तीनों का आपस में एक गहरा कार्मिक अकाउंट है। कुछ उसने डीप का जो उसके जीवन का लक्ष्य था ना, जिसको लेकर उसने धरती पर आना था, उस तक का रहस्य उद्घाटन अपने पिता के स्वप्न में आकर किया था। उस समय तक उसके माता पिता इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए, इस वक्त के साथ वो सपने को भूल भी गए। बाद में जब उनकी एक लंबे अरसे बाद जब उनकी ब्रायन विस से मुलाकात हुई और इस केस का जिक्र उन्होंने ब्रायन विस से किया, तब जाके उनको समझ में आया कि वो सब क्या था। अब हम सूजन के केस पर वापस आते हैं, जिसकी रिसर्च इयान स्टीफसन ने की थी। उन्होंने बताया कि सूजन खानम के जन्म से पहले जो उनकी माताजी थी, उनको अक्सर एक सपना आया करता था कि वो एक बच्ची को जन्म देंगी। फिर उन्होंने एक औरत को देखा जो उन्हें लगभग 40 वर्ष की लग रही थी। ये वो अपना सपना बता रही हैं उनकी माताजी, सूजन की माताजी। वो 40 वर्ष की एक औरत को अपने सपने में देखती थी और वो महसूस करती थी कि जैसे सूजन आज है, सूजन उनकी बेटी, वैसे ही वो दिखती थी सपने में। वो महिला बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और सपने में वो महिला उनसे कहती थी कि मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। यानी कि जो सूजन थी वो सपने में, अपनी माँ के सपने में आके खुद ही ये घोषणा करती थी कि मैं ही आपके गर्भ से अब दोबारा जन्म लेने वाली हूँ। और वो जो महिला सपने में आती थी उसकी शक्ल और सूजन की शक्ल बिल्कुल सेम थी। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कोई ही इस तरह के केस हुए हैं। इस तरह के केस बहुत कम है ना पुनर्जन्म के मामले में। तो जैसे यहाँ पर है, उत्तरा के जन्म से पहले ही उसकी मम्मी को ये सपना आता था कि सांप उनके पैर में काट रहा है, वो सांप को लात मार रही हैं। ऐसे ही शारदा की मृत्यु हुई थी। शायद शारदा उनको ये बताना चाह रही थी कि अब वो उनके गर्भ से जन्म लेने वाली है, उस समय शायद वो उनके गर्भ में होंगी। ये इसी तरह का केस
ये जो दो मैंने आपको और केस बताए, ये इसी से मिलते जुलते केस है, क्योंकि इस तरह के केस बहुत कम हुए हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर करी। इस तरह के सपनों को जिसमें आत्माएं अपने आने से पहले ही अपने आने के इंडिकेशन दे देती हैं, इन्हें अनाउंसिंग ड्रीम्स या घोषणा करने वाले सपने, ये नाम दिया गया है। वैसे क्योंकि यान की जो रिसर्च थी इसमें बहुत डीप थी, तो उन्होंने लगभग इस तरह के 22% जो उन्होंने रिसर्च करी ना पुनर्जन्म के मामलों पे, उसमें लगभग 22% मामलों में उन्होंने देखा कि छोटे रूप में या बड़े रूप में, स्पष्ट रूप में या हल्की सी झलक के रूप में, किसी न किसी रूप में, या बहुत ही, या किसी, कई बार जो थोड़े दूर के हैं जैसे नानी दादी, ये थोड़े बिल्कुल करीबी नहीं हैं, माता पिता से हटकर भी किसी को, इस तरह के कम या ज़्यादा केस, मतलब 22% मामलों में पुनर्जन्म के केस में ये चीज़ देखी गई है कि सपने आए हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो मेरे पास तो हमारे आसपास में ही इस तरह के बहुत लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे कि जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, तो कोई महिला गर्भवती होती है बाद में, या उस समय होती है, या बाद में भी गर्भवती होती है, तो उसको सपने में आ सकता है, या उसके पिता के सपने में आ सकते हैं, या अन्य किसी परिवारजन के सपने में आके हल्का सा इंडिकेशन दे सकते हैं कि मैं वापस आने वाला हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा, अगर इतनी छोटी सी बात पर ध्यान दिया जाए ना, ये कोई बहुत अनकॉमन नहीं है। हाँ, ये जो मैं जिक्र कर रही हूँ इसमें तो बहुत डीप बताया गया है ना, सपने के माध्यम से बड़ी डिटेल में जानकारी दे दी आत्मा ने, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन छोटी छोटी हल्के फुल्के सपनों के रूप में, एक आध लाइन के रूप में, तो आप अपने आसपास गौर करेंगे, आपको केस मिल जाएंगे। अब हम उत्तरा के बचपन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरा का जन्म हुआ था 14 मार्च 1941 को। उसका बचपन बहुत सामान्य बच्चों की तरह था, लेकिन सांपों से उसे बहुत डर लगता था। और 6 से लेकर 8 साल की उम्र तक तो सांपों को लेकर उसका डर एक्सट्रीम था। इतना था कि परिवार के सब सदस्य जानते थे कि बस सांप के नाम से ही घबराती है। उत्तरा को जब वो लगभग 8 साल की थी तो एक सपना और आया करता था, जिसमें वो देखती थी कि उसका पति एक टट्टू पर, जिसे शायद घोड़ा कहते हैं, घोड़ा, तो वो उस पर बैठकर उसके पास आया करता था और बहुत प्रेम पूर्वक उसके साथ समय व्यतीत करता था। और ये जो वो देखती थी ना झलक, उत्तरा, वो शारदा के जीवन के काल की देखती थी। यहीं पर मैं आपको एक कमेंट आया था मेरे पास, जिसमें एक महिला ने जिक्र किया था कि उनकी बेटी जब भी वो उसे कुछ स्वादिष्ट कोई खीर बना के दी, खिचड़ी बना के दी, तो वो रोने लगती थी। और छोटी बच्ची थी उस टाइम, वो बहुत छोटी थी, बोलना ही मुश्किल से आता था। रोने लगती थी और उसको खाती नहीं थी, उसको प्लेट को उठा के बाहर जाने लगती थी, कहती थी नहीं मेरा पति भूखा है, मैं उसको देने जा रही हूँ। ये कमेंट मेरे पास बहुत पहले आया था। वो बहुत मासूम बच्ची थी, लेकिन मासूम बच्ची भी इस तरह का व्यवहार करती थी। उत्तरा के इस केस को हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। अगर आप किसी प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, या आप शोक सभा में जैसे चौथा, 13वीं या बरसी आदि पर मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। आप सभी से एक निवेदन और है कि कृपया व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अननेसेसरी मैसेज मत भेजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस सीरीज़ के